वेलकम बैक गाइस। ये नॉवल के हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी हिंदी वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए नॉवल का एक इंट्रोडक्टरी ट्वीट है। आर्म योरसेल्फ विथ स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी एंड लेवरेज। आज के इस थर्ड पार्ट में हम स्पेसिफिक नॉलेज को बेहद बारीकी में जानेंगे समझेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस सीरीज के पहले दो पार्ट्स के वीडियो ऑलरेडी देखे होंगे। अगर नहीं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड है। और हाँ, आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करना ताकि आपके जैसे वो लोग भी इन वीडियोस से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाएं। ऑलराइट, नाउ दैट बीन सेड, लेट्स डाइव इन। ओके, तो नॉवल के अकॉर्डिंग 3 पिलर्स है: स्पेसिफिक नॉलेज, अकाउंटेबिलिटी और लेवरेज। तो हम पहले स्पेसिफिक नॉलेज के बारे में बात कर लेते। स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। सो या एब्सोल्युटली सी स्पेसिफिक नॉलेज का जो डेफिनेशन है वो नवल ने अपने खुद कहा है कि वो बहुत कम उम्र में उन्होंने ये सोचा था इसके बारे में। तो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बहुत रॉ है, बट ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो स्पेसिफिक नॉलेज वो चीज़ है जो आप अपने अपनी जो जिज्ञासा है, जो अंदरूनी जिज्ञासा है, जो नेचुरल क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, उससे अगर आप फॉलो करते हुए अगर आप वहाँ पहुँचे तो वो स्पेसिफिक नॉलेज होता है। जैसे आप देखें कि मेरा एक दोस्त था, एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, वो 6-7 स्टैंडर्ड में गाड़ियाँ बनाता था। तो मुझे लगता था क्या कर रहा है, बच्चा है। आज वो स्वीडन की एक बहुत बड़ी कंपनी जो टेस्ला की कंपेटिटर है उसमें एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर है। सो उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसने ऑब्वियसली बचपन में 6th स्टैंडर्ड में किसी ने उसको सिखाया नहीं कि गाड़ियाँ ऐसे बनती हैं। ही वाज जस्ट क्यूरियस अबाउट इट, ही फॉलो, जिसे हम आजकल पैशन कहते हैं। नवाल ने कहा कि आपका ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज क्या है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता। बिकॉज देखिए, अगर कोई आपको सिखा सकता है तो अगर आप पहले के ज़माने में देखें तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते थे, लोग खेती करते थे या फैक्ट्रीज में काम करते थे। अगर आप आज देखें तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बहुत नीचे गिर गया है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन, मशीन्स आ गई हैं इंसानों को रिप्लेस करने के लिए। हम जिस तरह का काम आजकल हम लोग करते हैं, जो मेजोरिटी वाले लोग करते हैं, उसे कहते हैं नॉलेज वर्क। एक आप नॉलेज से काम करते हैं। तो आगे के टाइम में AI वगैरह आने वाला है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इतना सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा, वो काफ़ी सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देगा। मे बी इवन लॉयर्स, मे बी इवन डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों की जॉब्स खतरे में AI के आने के बाद। तो स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा स्किल सेट है जो आप खुद सीखते हैं। जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, इन्वेस्टिंग इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। इन्वेस्टिंग की कोई स्कूल नहीं है, इन्वेस्टिंग का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इन्वेस्टिंग पे कोई कोर्स नहीं। आपको बहुत चीज़ें आनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग आना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए, आपको आपको स्टॉक्स रीड करना आना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो ये सारा जो एक यूनिक स्किल सेट है, जो पैरेलल स्किल सेट है, वो डेवलप करना ईजी नहीं होता है। और ये सक्सेस तभी वैसे ही लोगों को मिलती है क्योंकि अगर आपको कोई सिखा सकता है, अगर कोई किसी चीज़ को ट्रेन कर सकता है, आप किसी स्कूल में जा सकते हैं, कोई डिग्री ले सकते हैं। तो नवाल का एक और ट्रीट है, इफ यू नीड अ डिग्री फॉर इट, इट प्रॉब्ली वोंट मेक यू वेल्दी। Specific knowledge is found by pursuing your genuine curiosity and passion rather than whatever is hot right now. तो मैंने जैसे आपको उसका एग्जांपल दिया, उस टाइम यार किसी को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था गाड़ियों के बारे में। इतना कोई हॉट नहीं था। मैं जब स्कूल में था, मैं बता रहा हूँ, मैं 12-13 साल का था, और वो इतना पैशनेट था गाड़ियों को लेके कि उसके पैशन उसको यहाँ तक लेके आया है। वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास अच्छा नहीं था। उसने 12th के बाद 2 साल एक वर्कशॉप में काम किया। आप बिलीव करोगे, यहाँ पे हम मेडिकल इंजीनियरिंग की रेस में दौड़ रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया। उसने वर्कशॉप में आके 2 साल, हमने कहा ये क्या कर रहा है ये आदमी। उसको कैंसर हो गया था और फिर उसने रिकवर करके अब अपनी डिग्री कंप्लीट की, US गया, ट्रीट हुआ, और फिर भी वो काम कर रहा है। आई मीन हैट्स ऑफ। सो दैट इज बेसिकली व्हाट जेन्युइन, जो अभी नवाल ने आपने कहा था, स्पेसिफिक नॉलेज आपको खुद सीखनी पड़ती है। कोई आपको नहीं सिखाएगा, कोई किताब, कोई इंसान रिप्लेस भी नहीं कर सकता कोई आपको। क्यों? कैसे रिप्लेस करेगा? ऑथेंटिसिटी, उसने नवाल ने कहा था ना, बी ऑथेंटिक। हाउ डू यू एस्केप कॉम्पिटिशन? बाय बीइंग ऑथेंटिक। आप कैसे खुद को अलग बनाएंगे? अगर आप खुद हैं, अब मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ओपरा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, जैसे जो रोगन है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक अपने में ब्रांड है। कल को जो रोगन गायब हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके भाई को ले आओगे, बोलोगे आप भी जो रोगन। ऐसे नहीं, उसने अपने सालों से एक आइडेंटिटी बनाई है। उसका स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? जो रोगन एक बहुत फेमस एग्जांपल है। वो MMA कमेंटेटर है, वो एक पॉडकास्टर है, वो एक हंटर है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो जिजित्सु करता है,
सो उसके ये देखिए ये कितना यूनिक चीज़ है, ये कितनी यूनिक चीज़ है, यू नो। और हर आदमी ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, बट वो कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें कंबाइन कैसे किया जाए। जो रोगन ने क्या किया, अपने सारे जो इंटरेस्ट हैं, जो अपने स्किल सेट्स और टैलेंट्स हैं, उनको एक कंबाइन करके एक जो रोगन एक्सपीरियंस बनाया है। अगर आप देखें तो वो एक इरिप्लेसेबल चीज़ है, क्योंकि MMA फैंस भी देखते हैं, यू नो, जुजुत्सु जो फॉलो करते हैं वो भी देखते हैं, और मेरे जैसे लोग भी देखते हैं, क्योंकि वो इतने सारे इंटरेस्टिंग गेस्ट्स को लेके आता है और वो कॉन्वर्सेशंस करता है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट स्पेसिफिक नॉलेज नवाल जिस चीज़ की बात कर रहा है, आप किसी डिग्री और किसी कॉलेज में नहीं जा सकते इसको सीखने। आपको खुद से नेचुरल क्यूरियोसिटी से सालों साल डेडिकेशन देना पड़ता है। और अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है ना, कि जैसे स्कूल में बोलते थे कि आप हिस्ट्री पढ़ लो, कल एग्जाम है, मैथ्स पढ़ लो, कल, बट एक सब्जेक्ट ऐसा होता था, एक या दो सब्जेक्ट जो आप खुद से पढ़ते थे मजे के लिए। कभी याद है आपने मजे के लिए कोई किताब पढ़ी है? वो होता है इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, जब आपको मजा आ रहा है पढ़ने में। जब आप पढ़ इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि आपका कल कोई एग्जाम है या कोई ओरल है या कोई वाइवा है, आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि आपको जानना है उसके बारे में, आपको जिज्ञासा, जैसे हिंदी में कहते हैं क्यूरियोसिटी, यू नो, जो नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते स्पेसिफिक नॉलेज के लिए, वो इंसान खुद से लेता है। Building specific knowledge will feel like play to you but look like work for others. जैसे मैंने अभी जस्ट कहा आपको, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, जब आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो वो स्पेसिफिक नॉलेज आप उससे क्रिएट कर पाओगे। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। जो चीजें मैं पढ़ता हूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं करता है। जब मैं 17 साल का था तो मैं फिलोसफी पढ़ता था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आप में से कई लोग होंगे जो यू नो 15-14 साल में कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो किसी ने सुनी भी नहीं है। जैसे यू नो कोई बहुत रॉकेट्स में इंटरेस्ट है, किसी को ह्यूमन बॉडी में किसी ऑर्गन में काफी इंटरेस्ट है। तो ये हमें हर इंसान को अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, और किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया फिलोसफी पढ़ने के लिए, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने के लिए, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं जिम जाके वर्कआउट करूं और यू नो इन चीज़ों पे ध्यान दूं। ये मुझे खुद से आया, अपने अंदर से। जो जैसे हमारे देश में कहावत है ना, आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए कि अगर आपको वजन कम करना है, अगर आपको अंदर से वजन नहीं कम करना है, आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अंदर से सिगरेट पीना नहीं छोड़ना है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो इसका लिटरल डेफिनेशन यही है कि आपके अंदर से, आपके मन से ये चीज़ आनी चाहिए कि आपको वो चीज़ करनी है। अगर आपके अंदर से वो आ रहा है तो आपको वो खेल लगेगा, मतलब सबको लगेगा यार ये क्या कर रहा है। जैसे अगर कोई जिस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए जो मैं चीज़ करता हूँ अपने, वो मोस्टली सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट है। लोगों को लगता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करते हो तुम ये वो। मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा उस वक्त, वो मेरा नेचर है। यू नो, कुछ लोग जब कुछ बहुत अच्छे इंजीनियर होते हैं, वो कोड कर रहे होते हैं, वो अलग जोन में होते हैं, वो मेडिटेटिव जोन में होते हैं। उनसे अगर आप पूछो, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान को दिखाओ तो आप कर क्या रहे हो, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होता है, ये सब होता है, मेरा तो सर दुखने लगता है। बट वो तो ऐसे आराम से यू नो चाय पीते हुए कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो स्पेसिफिक नॉलेज है, उनका वो क्यूरियोसिटी थी उनकी, और उनके लिए वो खेल है। जो हमारे लिए काम है उनके लिए खेल है। और अब एक बात हमेशा याद रखिए, जो आदमी कोई चीज खेल के लिए कर रहा है, आप उसको वो चीज काम में करके कभी हरा नहीं सकते, कभी नहीं, क्योंकि वो खेल रहा है और आप काम कर रहे हैं, और वो आदमी कभी थकेगा नहीं और आप हमेशा थक जाएंगे। Specific knowledge is highly technical or creative. It cannot be outsourced or automated. बिल्कुल। सो स्पेसिफिक नॉलेज को कंटिन्यू करते हुए इट्स हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को लगता है कि स्पेसिफिक नॉलेज हमेशा टेक्निकल होती है। देखिए, अब टेक्निकल तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जरूरत नहीं है। आप नासा में रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, आपको पता होना चाहिए रॉकेट डिजाइन के बारे में, लिक्विड प्रोपल्शन एक्सेट्रा, थर्मोडायनामिक्स एक्सेट्रा। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जो टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। यू नो, वो एक टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया। ये क्रिएटिव एस्पेक्ट जो नवाल ने कहा, ये थोड़ा फोकस करने वाला है, क्योंकि ये इतना डायरेक्टली समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। इट्स हाईली क्रिएटिव। अब देखिए, कोई क्रिएटिविटी, जैसे राइटिंग होती है, राइटिंग हमेशा हम कहते हैं इट्स एन आर्ट, एक कला है। आप किसी को सिखा नहीं सकते, मतलब आप उसे बेसिक्स बता सकते हैं कि देखो ऐसी चीजें करो, ओपनर ऐसे लिखना है, बट उन शब्दों को जोड़ना कैसे है, उन शब्दों को एक ऐसे पिरोना कैसे है कि उनमें एक जादू की तरह से वो बाहर आए, वो कुछ लोग ही कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये एक टैलेंटेड राइटर है, ये टैलेंटेड। ऑब्वियसली आप मेहनत करके एक बेटर राइटर बन सकते हैं। अब जैसे गाने की बात आ गई, जैसे लता मंगेशकर है, आप कोई कितना भी ट्रेन कर ले उनकी तरह गा नहीं सकता, क्योंकि नंबर 1 एक टैलेंट है, नंबर 2 उनको उतना पसंद है वो चीज़ करना, क्योंकि उन्होंने इतने घंटों तक किया है। यू नो, आप एक किसी चीज़ में हज़ारों घंटे डालेंगे तो आप नेचुरली अच्छे बन जाएंगे। तो आई थिंक इट्स हाईली क्रिएटिव और हाईली टेक्निकल। क्रिएटिव में अगर आप बिजनेस में देखें तो ग्रेट एग्जांपल इज सेल्स अगेन, बिकॉज सेल्स एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी को नहीं सिखा सकते, एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव डन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, सेल्समैन हमेशा नेचुरल होता है।
मैं आपको कोई दुनिया में ऐसा कोई सेल्समैन नहीं है जो सीख के सेल्समैन, आप बेटर हो सकते हैं ऑब्वियसली, मैं आपको टेक्निक्स दे सकता हूँ, मैं आपको स्किल्स दे सकता हूँ, बट जब आप क्लाइंट के सामने होते हैं, जो एक क्विक विटेडनेस चाहिए होती है, जो एक उस क्षण में सोचने का एक जो आप कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको या तो आता है या तो आपको नहीं आता है। इसलिए मैं जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो ये बात जानती हैं, आप किसी भी एचआर से पूछिए, वो हमेशा ये कहेंगे कि सेल्स वाले जो लोग होते हैं वो अपने आप को हायर करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप उन्हें क्या ही सिखाएंगे, वो या तो उन्हें आता है या तो उन्हें नहीं आता। अगर आपने गलत हायर कर लिया तो अगले 2 साल आप स्ट्रगल करने वाले हैं। इसलिए आप देखिए सेल्स में 80-20 प्रिंसिपल बहुत अप्लाई होता है, जो परेटो रूल है कि जो 20% लोग हैं वो 80% परफॉर्मेंस करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये नेचुरल चीज है, आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। हाँ, मतलब सेल्स ट्रेडिंग जैसा होता तो है, पर उसमें भी अलग अलग डोमेन से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कराते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, रॉबर्ट क्लाइडिनी सिखाते हैं। एब्सोल्युटली। फिर या ह्यूमन बिहेवियर कैसे रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, लॉज ऑफ ह्यूमन। ये चीजें थियरी में जानना अलग चीज है और ये प्रैक्टिकल में करना बहुत अलग है। मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं। तभी हो सकता है जब आपका इंटरनल ये डिजायर हो कि मैं कैसे सामने वाले को कन्विंस कर सकूं। एब्सोल्युटली। परसुएशन इज अ स्किल, इट्स एन आर्ट, इट्स सेल्स, परसुएशन इज एन आर्ट। आप किसी को नहीं सिखा सकते, मैं आपको गारंटी, मैं आपको मैं कितनी भी रिसोर्सेज दे दूं, अगर आप में नेचुरली कुछ वो चीज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये फैक्ट है जो बहुत सारे लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, बट इट्स द ट्रूथ। बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट व्हाट यू डू, कीप रीडिफाइनिंग व्हाट यू डू अंटिल दिस इज ट्रू। तो ये आई थिंक बहुत ही एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी काइंड ऑफ अ ट्वीट है कि अपने डोमेन में, अपने काम में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनिए। तो द बेस्ट एट व्हाट यू डू, सर्वश्रेष्ठ बनिए। और ये हमारी गीता, आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ लें, हमारी पुरानी जो बुक्स हैं कोई भी आप उठा के पढ़ लें, हमेशा फोकस ये दिया गया है कि आप अपने काम में बेस्ट हों, आप अपना कर्म करें, फल की चिंता मत करें, आप अपना काम करें और अपने काम में इतने अच्छे बन जाए कि कोई इसका कॉम्पिटिशन ही ना हो। जब आदमी, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने दिमाग में एक चीज का रिप्लेसमेंट बन जाए। जैसे अगर कोई सोचे कि भाई अगर कोई पॉडकास्ट करे, तो पॉडकास्ट जब मैं सुनूं तो मेरे दिमाग में टिम फेरिस आता है, क्योंकि वो आदमी इतना अच्छा है अपने काम में कि वो बेंचमार्क है मेरे लिए कि उससे अच्छा पॉडकास्ट हुआ तब मैं उसका नाम रिप्लेस करूंगा। लेकिन अब मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट टिम फेरिस, तो मेरे लिए पॉडकास्टिंग इज टिम फेरिस, क्योंकि वो इतना अच्छा है अपने काम में और हमेशा इनोवेट करते रहता है। एंड देन कीप रीडिफाइनिंग अंटिल दिस इज ट्रू। तो बेसिकली क्या है, ये कंप्लेसेंसी को रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है। ये जो हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम कहते हैं हम सबसे अच्छे हो गए, हम बेस्ट हो गए, और फिर क्या कंपटीशन साइड से आके आपको टेक ओवर कर लेता है। तो कभी ये मत सोचिए कि आप बेस्ट, अगर आप बेस्ट हैं, जैसे आप टेनिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 है जैसे रॉजर फेडरर था, वो अगर ये बैठ के सोच रहा होता कि अगर हाँ मैं तो नंबर 1 हो गया, फिर नोवाक जोकोविक आके उसको टेक ओवर कर लेता है। बिकॉज एक एज का भी फैक्टर होता है, बट आप जब भी अपने टॉप ऑफ द गेम में होते हैं आप कभी कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। आप किसी भी एथलीट को देख लीजिए, नेटफ्लिक्स में जो डॉक्यूमेंट्री है माइकल जॉर्डन की, द लास्ट डांस, आप उसमें देखिए वो 4 या 5 रिंग जीत चुका है, वो दुनिया का सबसे बेस्ट, उसको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी सुबह 6 बजे उठता है और फिर भी वो जिम जाता है और फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। उसे मालूम है उसका कोई कंपटीशन नहीं है। प्लीज रिमेंबर दिस, वो दुनिया में सबसे अच्छा प्लेयर था उस टाइम, उसके आसपास भी कोई नहीं था, बट फिर भी वो 6 बजे उठता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं 6 बजे उठना बंद कर दूंगा कोई मुझे रिप्लेस कर देगा। तो ये डर हमेशा होना चाहिए कि आप बेस्ट हैं तो भी अपने आप को कीप होनिंग योर स्किल्स और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। आई थिंक मैं यहाँ नवल का वो जो 4 लक कॉन्सेप्ट है वो कहना चाहूंगा। उसमें जो 4th लक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप सबसे बेस्ट हो, तो फॉर एग्जांपल कि आप बेस्ट स्कूबा डाइवर हो या डीप सी डाइवर हो, तो नवल कहता है कि चलो आप दुनिया के सबसे बेस्ट, कैलिफोर्निया में नहीं पर पूरे दुनिया के सबसे बेस्ट आप डीप सी डाइवर हो। अब किसी को पैसिफिक ओशन में एक खजाना मिला है, तो दुनिया में किसको पूछेगा? आपको बुलाएगा, बिल्कुल। सबसे पहले द बेस्ट होगा उसे पूछेगा। तो ये लक आपने खुद बनाया, खुद को बेस्ट बनाया। तो पिकासो का एक कोट है कि लक फाइंड्स यू बट इट हैज टू फाइंड यू वर्किंग। अगर आप काम ही नहीं कर रहे तो आपको इंस्पिरेशन, लक कुछ भी नहीं ढूंढेगा। अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी किस्मत भी खुल जाएगी। और देखिए लक, और आई थिंक एक और कोट है कि द हार्डर आई वर्क द लकियर आई बिकम, द मोर लकियर आई फाइंड माई सेल्फ। सो आई थिंक देखिए मेहनत करना जरूरी है, किस्मत रैंडम है। अगर आपने नसीम तलत को पढ़ा है, सो ही सेज दैट वाइल्ड सक्सेस इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेबल टू लक, माइल्ड सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू लेबर एंड स्किल्स। जो वाइल्ड सक्सेस होता है वो हमेशा रैंडम होता है। फेसबुक के पहले भी बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स आए थे, बट फेसबुक की टाइमिंग सही थी तो वो रॉकेट हो गया। यूट्यूब के साथ भी सेम चीज हुई थी, उसके पहले भी स्ट्रीमिंग में। तो लक तो हमेशा एक फैक्टर रहेगा, और दुनिया में कोई समझदार आदमी लक को डिस्काउंट नहीं करता। आप दुनिया में सबसे समझदार लोग या तो फिजिसिस्ट होते हैं तो इन्वेस्टर्स होते हैं। आप दोनों को देखिए, वो दोनों ये बात कहते हैं कि लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे रिचर्ड फाइनमैन हो या हार्वर्ड मार्क्स हो या रे डालियो हो या आइंस्टाइन हो, कोई भी इंजीनियर हो या कोई भी इन्वेस्टर हो, ये लक का फैक्टर हमेशा रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो काम करना बंद कर देते हैं। इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम
इस चैनल पर पब्लिश होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट and subscribe to this channel and keep the bell notification icon on. Catch you all in the next part. Peace. Thank you.